नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं। 5 राज्यों के चुनाव पर हो रही सियासत से जुड़ी ये 5 तस्वीरें बेहद अहम है। मैं आज आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान वोट बैंक पर आखिर किसकी नजर है, किसानों को अपने पाले में कौन करने में जुट गया है। आज अखिलेश यादव ने क्यों खाई है अन्न की कसम, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि उत्तराखंड की सियासत में आज खूब तमाशा हुआ है, जमकर तमाशा हुआ है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की आंखों में क्यों आंसू आए, इन सबके साथ आखिर पंजाब में बदल गई चुनाव की तारीख। हमने पंजाब में चुनावों की तारीख की खबर सबसे पहले उठाई और सबसे ज्यादा सवाल उठाए। हमने बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल की आवाज उठाई। चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव का ऐलान कर दिया। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपकी हर दिन आवाज बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज, राष्ट्र की आवाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन किसी से बैर नहीं रखेगा। उत्तर प्रदेश के किसान जीत हार का ठेका नहीं लेंगे। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले नरेश टिकैत ने मीरापुर के आरएलडी उम्मीदवार को जिताने की अपील की तो मैं हैरान रह गया। मैंने नरेश टिकैत साहब ने बुढ़ाना से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को जिताने की अपील की तो मैं हैरान रह गया। आखिर किसान भाइयों के नाम पर यह राजनीति क्यों? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किसान भाइयों के नाम पर इस राजनीति का विरोध हुआ है। नरेश टिकैत साहब बैकफुट पर आ गए हैं। नरेश टिकैत जी ने यू टर्न ले लिया है। आप भी देखिए और समझिए किसान नेताओं की, किसान भाइयों पर यह राजनीति। गठबंधन तब बगल जो कोई भी जाओ से कुसमंद जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह और तो कुछ नहीं, और तो और तरीका तो कुछ नहीं होता। सब अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद, जय भारत। उनका पूरा स्वागत रहेगा सर। चाय पानी का सब पहले नहीं आए हुए सर। इसमें क्या भाजपा की ऐसी थोड़ा ही बात है कि भाई भाजपा कैंडिडेट कोई हमारा दुश्मन है। महज 2 दिनों के अंदर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बदले सुरों ने यूपी की सियासत में नए समीकरण को जन्म दे दिया। अब नरेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि भारतीय किसान यूनियन किसी भी सियासी दल का सहयोग नहीं करेगी। जबकि 15 जनवरी को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें गठबंधन ने बुढ़ाना से राजपाल बालियान और मीरपुर से चंदन चौहान को प्रत्याशी घोषित किया था। प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजपाल बालियान और मदन चौहान ने सिसौली पहुंचकर नरेश टिकैत से मुलाकात की थी। तब मुलाकात के बाद नरेश टिकैत ने गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी। भाई वहां से भी जहाँ किसी की रिश्तेदारी हो, कुछ हो, सभी वहां से भी मीरापुर में भी मंडो नरेश टिकैत और इस पे भी सारे को गठबंधन को जहाँ से जिसकी भी वो बातचीत, गठबंधन तब बगल
जो कोई भी जाए उसे कुसा मंदरामन जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह और तो कुछ नहीं। अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद, जय भारत। गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील के बाद बीजेपी तुरंत हरकत में आई और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंच गए सिसौली। मुलाकात में क्या बात हुई ये तो पता नहीं चला, लेकिन मुलाकात का असर तुरंत सामने आ गया। ये आंदोलन चला, जो 13 महीने आंदोलन चला, इससे बाहर नहीं जाने के हम। इसकी ऐसी बात नहीं, जो एक प्रतिबंध है, 40 संगठन है, किसान संयुक्त मोर्चा है, तो उससे बाहर नहीं जाने का। हम अकेले नहीं जा सकते, हमें भी निकाल देंगे, कोई जी भी क्या ठीक रहेगी बातचीत। तो इसमें तो यही है बात, उससे बगल नहीं जाने का। ठीक है, सबका एक वो है, आगे बहुत लंबा चलेगा ये संयुक्त मोर्चा। जब पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो सारे को लागू होगी ये बात। नहीं आवेंगे, ऐसा आवेंगे, उनका पूरा स्वागत रहेगा सर। चाय पानी का सब पहले नहीं आएंगे सर। इसमें क्या भाजपा की ऐसी थोड़ा ही बात है कि भाई भाजपा कैंडिडेट कोई हमारा दुश्मन है। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों का नुकसान होना लगभग तय माना जा रहा था। ऐसे में जब नरेश टिकैत ने खुलकर गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर दी, तो बीजेपी ने रणनीति बदलने में देर नहीं लगाई। दरअसल नरेश टिकैत और संजीव बालियान एक ही खाप से ताल्लुक रखते हैं, जिसके चलते बालियान खाप पर दोनों की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। मुजफ्फरनगर और आसपास का इलाका जाटलैंड में आता है और बालियान खप का असर सहारनपुर, बागपत, बड़ौत, मेरठ, शामली और बुलंदशहर जैसे जिलों के कई गांवों तक है। नरेश टिकैत के बयान बदलते ही तमाम सवाल उठने लगे। सवालों का जवाब देने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी सामने आए। हमारा किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। अपना काम करो, काम के आधार पे जनता सब अपने आप तय कर लेगी। बीजेपी तो जाली अब तो सरकार में थी, बीजेपी कहाँ है? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार है, बीजेपी तो है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जाटलैंड का असर बहुत मायने रखता है, लिहाजा जैसे ही नरेश बालियान के बयान बदलने की खबर मीडिया में आई तो यूपी की सियासत में हलचल मच गई। मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक सियासी हड़कंप मच गया और शुरू हो गया बयानबाजी का सिलसिला। कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी वो सभी उपक्रम करना चाहती है जिससे चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन इस बात को वो भूल रही है कि किसानों का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है, सड़क पर, चौराहे पर जिस तरह से उनको जो है 11 महीने तक बैठाए रखा, सैकड़ों किसानों की जान चली गई, फिर भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। तो इन सब चीज़ों को किसान भूलता नहीं है। बहुत किसान वर्ग जो है स्वाभिमानी होता है और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई खुद लड़ता है। इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से उसको कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए जो भी बीजेपी करना चाहे कर ले। अब उसको चुनाव आ गया है, जनता उनको सबक सिखाएगी, किसानों को सबक सिखाएगा। किसान कभी मैनेज नहीं हो सकता। इस देश का किसान अन्नदाता है और वो अन्नदाता जो है लगातार, और उस पर योजनाएं किसने पहुंचाई, उनकी 70 साल बाद चिंता किसने की। मुझे लगता है तमाम पार्टियों का जो ये सोच है कि लोगों को मैनेज किया जा सकता है, इसी सोच ने उन्हें 14, 17, 19 में हार का मुंह दिखाया और 22 में पुनः योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार किसानों का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। 3 किसान कानून भले ही केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा बड़ा असर दिखाने वाला है। यूपी का सियासी रण इस बार बहुत दिलचस्प हो गया है। किसानों के आंदोलन से विरोधियों को जो उम्मीद बंधी थी, वो संजीव बालियान और नरेश टिकैत की मुलाकात के बाद काफी कमजोर होती दिख रही है। चुनावों से पहले नरेश टिकैत के बयान बदलने से एक तरफ विरोधियों को झटका लगा है, तो बीजेपी ने बड़ी राहत की सांस ली है। हालांकि वोटों की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, इस पर अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। नरेश टिकैत साहब के यूटर्न से उत्तर प्रदेश की सियासत में
एक बार फिर से जाटों के वजूद वाली सीट का समीकरण गड़बड़ा गया है। किसानों के विरोध के चलते यह माना जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तकरीबन 35 से 40 सीटों पर नुकसान हो सकता है। ऐसे में मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि जाटों के बावजूद वाली आखिर कौन सी सीट है जिन पर जाट बिरादरी के वोट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। बागपत जिले की छपरोली सीट, जी हां, मैं आपको दिखाता हूं कि छपरोली सीट मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना में आती है और यह बागपत जिले की सीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीरों के जरिए आप देखिए, यह सीट पर जाट बहुल्य इलाका है, बहुत मजबूत सीट यह मानी जाती है। उधर मीरपुर, बुल्ढाना, छपरोली, मुजफ्फरनगर की ये सीटें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये सीटें हैं, ये भी जाट बहुल्य इलाके की सीटें हैं जिस पर जाट समुदाय का बहुत बड़ा असर रहता है। मेरठ की अगर मैं बात करूं तो किठौर, वरथावल, मीरापुर, बुल्ढाना, छपरोली, यह वो विधानसभा सीट है जहां पर जाट समुदाय बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और जीत हार का फासला बहुत कम होता है। ये बागपत की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो मैं आपको दिखाया। इसके अलावा मैं गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद की लोनी सीट, शामली के थाना भवन सीट और अलीगढ़ की बरौली सीट, ये जो तीन चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, अलीगढ़ की इगलास सीट भी और मथुरा की माठ सीट, वहीं हाथरस की सदाबाद सीट पर ज्यादातर वही उम्मीदवार जीतते हैं जिन्हें जाट समुदाय के, जाट बिरादरी के वोट मिलते हैं। यह मैं तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम जिलों में जाट समुदाय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जिनका जिक्र अभी अभी मैंने किया है। लेकिन इस सीट पर जातिकरण समीकरण अगर देखें तो जाटों की बहुत अच्छी खासी संख्या है, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के बीच में पेच फंसता नजर आता है। मांड विधानसभा से आरएलडी ने योगेश नोवार को टिकट दिया है तो समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अखिलेश यादव ने डॉक्टर संजय लाठर को मार्च से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस सीट पर एक बड़ा समीकरण यह है कि पिछले सीट से 7 बार से श्याम सुंदर शर्मा ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा 86 वजूद इतना ज्यादा है कि साल 2012 में वो टीएमसी से भी चुनाव जीत गए थे। अंदाजा लगाइए आप, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी की है उससे भी जीत गए थे। आज का दिन भर राजनीति किसानों के नाम पर होती रही है। भारतीय किसान यूनियन ने भारतीय जनता पार्टी से वैर के बदले बोल बदल दिए हैं। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि किसान वोट बैंक की राजनीति में अखिलेश यादव ने नया दांव चल दिया है। बीजेपी को हराने के लिए अन्न कसम खा ली है। अखिलेश यादव ने किसानों की मौजूदगी में अन्न शपथ ली है। अखिलेश यादव ने किसानों के लिए अलग से फंड और बीमा का वादा किया है। अखिलेश की अन्न वाली कसम बीजेपी ने फौरन पलटवार कर दिया है। पूछा जनाब, जब सरकार में थे तब क्या किया था? और यही बात है कि इस पर लगातार सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। अखिलेश यादव जी की और उनके पिताश्री जी की 15 साल जो है उत्तर प्रदेश की सरकार रही है और उत्तर प्रदेश के किसानों को जिस तरीके से तबाह किया है, बर्बाद किया है, वो तो अखिलेश यादव जी और उनकी समाजवादी पार्टी की ही देन है। केंद्र सरकार में भी वो भागीदार रहे हैं 10 वर्ष तक, तब उनको ये सब चीज़ें क्यों नहीं याद आई?
ये केवल उनकी लफाजी और कुछ नहीं है। और चुनाव आते ही अली वाले बोल जुबान पर आने लगे हैं। चुनाव आते ही बहू वाली बोल जुबान पर आने लगे हैं और चुनाव आते ही बजरंग बली वाले बोल भी जुबान पर आने लगे हैं। मैं सरफराज सैफी अली, बाहुबली और बजरंग बली वाली राजनीति के अलग अलग रंग बहुत सालों से देखता आ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया विवाद बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के बयान पर छिड़ गया है। चुनाव आयोग ने भी नंद किशोर गुर्जर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश के लोग चुनाव के दौरान तल्ख होती बयानबाजी बेहद ध्यान से सुन रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के लोग नेताजी के बयान पर फैसला करेंगे। मेरे उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे कि किसकी झोली में जीत होगी, किसकी झोली में हार होगी। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं और इसी के साथ नेताओं के विवादित बयानों और नारेबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गाजियाबाद के लौनी विधानसभा सीट से विधायक और बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर ने अपनी विधानसभा में एक नारा दिया, जिसके बाद बवाल मच गया है। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ इसलिए लोनी में सिर्फ जैसी की उम्मीद थी वैसे ही हुआ। उधर नंद किशोर गुर्जर ने बयान दिया, इधर उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया। लोनी के रिटर्निंग ऑफिसर संतोष कुमार राय ने नंद किशोर गुर्जर को भेजे नोटिस में कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो विवादित नारा देते दिख रहे हैं। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि गुर्जर 3 दिनों के भीतर यानी बुधवार तक लिखित में अपना जवाब जमा करें, वरना एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कोई प्रत्याशी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे जातियों, समुदाय, धार्मिक समूहों के बीच मतभेद बढ़े या आपसी घृणा तनाव पैदा हो। चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद बीजेपी विधायक बैकफुट पर हैं, लेकिन जो उन्होंने सफाई दी है उससे साफ झलकता है कि अपने बयान पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। जो उसमें लिखा है नोटिस में, तो मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, इसलिए वो मेरा आस्था का विषय है। और जहाँ तक अली की बात है, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने जो कत्लेआम कराया था, देश का बंटवारा किया था, उस संबंध में हमने बात कही है। और जो बाहुबलियों के लिए जो माननीय चुनाव आयोग का जो निर्देश है कि बाहुबली जो है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, तो उन्हीं बाहुबलियों, हमारे यहाँ एक बाहुबली को टिकट दिया गया है। उसी के संदर्भ में हमने कोई बात कही है, उसका किसी धर्म से किसी और दूसरे अन्य परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ लिया जाना गलत। बता दें, लोनी सीट से बीजेपी ने एक बार फिर विधायक नंद किशोर गुर्जर को आगामी चुनाव में उतारा है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए ही उन्होंने ना अली ना बाहुबली वाला नारा दे डाला। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ। उनका बयान क्या वाकई धार्मिक भेदभाव के उद्देश्य से दिया गया या जोश में जुबान फिसल गई? नंद किशोर गुर्जर चुनाव आयोग को क्या जवाब भेजते हैं और आयोग स्पष्टीकरण से कितना संतुष्ट होता है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे अपराधियों का बोलबाला है और किस तरीके से
इन अपराधियों से सरकार निपट रही है। क्या ये खबर बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहन अपराधियों से मुक्ति चाहते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के लोग माफियाओं से मुक्ति चाहते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहन अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना सच होता देख रहे हैं। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को पसंद नहीं आ रहा है। भय और दहशत का माहौल मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। सियासी पार्टियों को यह बात अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए कि राजनेताओं का यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि दागदार उम्मीदवारों से सरकार वाला सपना सच नहीं होता है। और बहुत सालों से हम और आप ये देखते आए हैं। पहली लिस्ट का पहला नाम कैराना से नहीद हसन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। क्या यह संयोग है या फिर वही सियासी प्रयोग जिसने राजनीति को अपराध के दलदल में घसीटा? शुक्र है सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम आई। नामांकन के दौरान जैसे ही नहीद हसन की गिरफ्तारी का मामला सुर्खियों में आया, शर्म से ही सही समाजवादी पार्टी को नहीद हसन का नाम अपनी लिस्ट से हटाना पड़ा। लेकिन पार्टी की मुसीबत खत्म होती नहीं दिखती। बीजेपी के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी कुमार चुनावी मौसम में इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा एक गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाने के मामले को लेकर अश्वनी कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी याचिका में समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने के साथ पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया। न उस गैंगस्टर का क्रिमिनल डिटेल अपने ट्विटर पे पब्लिश किया, न फेसबुक पे पब्लिश किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश किया, न प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। अब जब तक पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द नहीं होगी तब तक राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा। राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर अंकुश लगाने की मांग लंबे समय से होती रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार इस संदर्भ में आदेश दिए जाते रहे हैं। राजनीति के शुद्धिकरण के तमाम दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव जीतने के लालच में सियासी दल फिर इस दलदल में धंसते नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन भी मूक दर्शक बना दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देगी, और यदि टिकट देती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में उसका क्रिमिनल पूरा डिटेल को, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिश करेगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी, अगर टिकट देगी तो कारण बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में पब्लिश करेगी, और यदि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगी, पार्टी के मुखिया के खिलाफ। न तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कर रही है, न तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है। देश का सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने को लेकर विशेष गाइडलाइंस जारी किया हुआ है। ऐसा करने पर राजनीतिक पार्टियों को बकायदा मीडिया के अलग अलग माध्यमों से जनता को इस बारे में बताना होगा कि किस अपराधी को टिकट देने के पीछे की मजबूरी क्या है। ये सब कुछ चुनाव से पहले हर हाल में जनता को समझाना होगा। One more important area is regarding the criminal antecedent of the candidates. Every voter has got a right to choose the candidate. They should be well informed.
what are the credentials of the candidate. Once the nomination will be filed, if they have got a criminal record, that will be published by them in newspaper, in TV, at least 3 times. And this time, even the political parties will have to publish on their website and in the media also that this candidate is having this criminal antecedents, and so that the public should be absolutely informed about the credentials of a candidate, and they should be well informed to choose. Rather, the political parties will also have to give the reasons as to why they have chosen a person with the criminal antecedent, and they could not find a clean candidate. What were so specific about that person that they have chosen? So that is another area, so that the elector should be absolutely, in full knowledge of the candidate. After that, they can make the choice. Ultimately, it is the elector. Ultimately, it is the voter who determines the democracy. It is the total power is with that common voter, and he is the person or she is the person who will have to choose the government. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन नेता हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। इतनी फजीहत होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उसी दूसरे दांव की बात करते हैं जिसकी वजह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर लगे दाग हैं कि जाते ही नहीं। उम्मीदवार अपराधी ना सही, अपराधी का कोई रिश्तेदार ही सही। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। अब नेताजी को कौन बताए, कैसे समझाए? नहीद हसन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, उसके परिवार के जिस प्रभाव का सामना कैराना का पूरा पुलिस प्रशासन करता है। साल 2017 में विधायक बना नहीद हसन, विवादों से नहीद हसन का पुराना नाता रहा। जिला प्रशासन और नहीद का टकराव होता रहा। कैराना समेत कई थानों में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। सीओ और एसडीएम से बदतमीजी के आरोप में मुकदमे दर्ज हैं। नहीद की फरारी की मुनादी तक कराई जा चुकी है। फरवरी 2021 में नहीद और उसकी मां पर एक्शन। 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज। पिछले साल के इस मामले में नहीद हसन फरार चल रहा है, जिसकी वजह से नामांकन करने के लिए सामने आए नहीद हसन की गिरफ्तारी हो सकी। इस मामले में लगभग 3 दर्जन आरोपी पहले ही कोतवाली में आत्मसमर्पण कर चुके हैं और नहीद की मां को कोर्ट से बेल मिल चुकी है। ठीक चुनाव के समय में नहीद हसन की गिरफ्तारी से समाजवादी पार्टी को फायदा होता है या नुकसान, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को बनाने में कोई देर नहीं करना चाहती। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। राजनीति और अपराध के गठजोड़ की वजह से सालों सियासत बदनाम होती रही। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बाहुबली माननीय बनकर सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाते रहे। कैसे इससे निजात मिले? कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर ये दाग धुले? चिंता हर राजनीतिक दल ने जताई, लेकिन किसी की भी तरफ से कोई ठोस पहल नहीं दिखती। चुनाव जीतने की मजबूरी के आगे सब मजबूर ही दिखते हैं। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कितनी कारगर साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अपराध और राजनीति के गठजोड़ का इतिहास काफी पुराना है। देश का शायद ही कोई ऐसा दल होगा जिसने बाहुबलियों पर दांव खेलने से परहेज किया हो। आइए एक नजर डालते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के उन बाहुबलियों पर
जो साल 2022 की जंग की तैयारी में जुट गए हैं। जी हां, पहला नाम मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई शिफ्तउल्लाह खान अंसारी। गाजीपुर से मोहम्मदपुर विधानसभा सीट से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा की तरफ से मैदान में उतरे थे, लेकिन बीजेपी की अलका राय से पराजित हुए। साल 2022 के चुनावी समर से पहले शिफ्तउल्लाह बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। साइकिल पर सवार होते ही कमल को चुनौती देने की तैयारी में वो जुट गए हैं। नंबर 2, पूर्वांचल के सबसे पुराने और सबसे बड़े बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी के छोटे भाई विनय शंकर तिवारी भी बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चिल्लूपार विधानसभा सीट से वो जीत गए थे, लेकिन इस बार साइकिल की सवारी की वो तैयारी में है। बाहुबली नंबर 3 अतीक अहमद पत्नी शाइस्ता परवीन को 2022 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के साथ उनका साथ मिला है। प्रयागराज के शहर पश्चिमी से वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, अपना भाग्य आजमाएंगी और अतीक अहमद बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार रह चुके हैं। राजा भैया ने अपनी ही पार्टी बना ली है, नाम है जनसत्ता दल। इस बार के चुनाव में राजा भैया की पार्टी 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट पर पिछले करीब 3 दशकों से राजा भैया का कब्जा है। इस बार देखते हैं क्या अलग होता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा भैया का अपना एक दबदबा रहा है। निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, सरकार किसी भी पार्टी की रहे, लेकिन इनकी अपनी व्यवस्था हमेशा मजबूत रहती है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही सरकारों में मंत्री रह चुके हैं राजा भैया, और इस बार कुछ नया करने की तैयारी में है। बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की विरासत संभाल रहे उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी पूर्वांचल की नौतनवा विधानसभा सीट से त्रिपाठी परिवार का सियासी पकड़ और असर बहुत मजबूत है। साल 2017 का चुनाव अमनमणि त्रिपाठी ने जेल में रहते हुए जीता था और इस बार भी निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने की खबर आ रही है। बाहुबली ब्रजेश सिंह और उनके भतीजे सुशील सिंह बीजेपी के विधायक हैं। उनके लिए बड़ी राहत की बात यह है कि अभी अभी हत्या के एक मामले में बरी हुए हैं। उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सिपाही सरजीत यादव की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। चंदौली की सैयद राजा सीट पर सुशील सिंह को फिर से बीजेपी की तरफ से मौका मिला है और ब्रजेश सिंह का अपना एक बहुत बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि बीजेपी सरकार से नजदीकियों की चर्चा वक्त वक्त पर होती रही है, लेकिन चुनाव में अपना दल या फिर जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि धनंजय सिंह खुद या अपनी पत्नी को मल्हानी सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक सिंह भूषण गोंडा सदस्य विधायक हैं। साल 2022 के चुनाव में सीट बदलने की चर्चा रही है। दबंग छवि वाले अभय सिंह ने अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट पर साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सीट पर जीत दर्ज की थी। साल 2017 में हार मिली। साल 2022 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की साइकिल पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। विजय मिश्रा एक बार फिर से निषाद पार्टी के साथ ही आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने हैं दबंग विजय मिश्रा ने साल 2017 में निषाद पार्टी का दामन थामा।
इससे पहले विजय 3 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबल और राजनीति के गठजोड़ की जड़ें काफी पुरानी हैं। ये मैंने अभी आपको दिखाई, और इसका नाता हर सियासी दल से रहा है। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए हर दल आगे आना पड़ेगा, सबको मिलकर लोकतंत्र के इस दाग को धोना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी सियासत बेदाग होगी। जी हां, नेताजी को टिकट काटने का डर सताया तो नेताजी ने दल बदल लिया। आखिरी वक्त में धोखा हो गया। नेताजी ने घर के रहे ना घाट के रहे। नेताजी ने टिकट पक्की करने के लिए आखिरी वक्त में पार्टी बदल दी। नई पार्टी ने भरोसा दिया, टिकट के लिए लंबा इंतजार खिंच गया। नेताजी ना घर के रहे और ना घाट के रहे। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट, फहरिस्त बड़ी होती जा रही है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने आखिरी वक्त में कांग्रेस का दामन छोड़ा, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। सहारनपुर से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन नसीब में बस इंतजार आया। मैं सरफराज सैफी आज आपको ऐसे कई नेताओं के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी बगावत वाली सियासत कोई करिश्मा नहीं कर पाई है, जिनके सपनों पर पानी फिर गया है। कैसे? इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। इन राज्यों में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी समेत तमाम दल अपने स्तर पर टिकटों का ऐलान कर रहे हैं। तो कई नेताओं के टिकट कटने से चुनावी माहौल में गर्माहट पैदा हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बदले सियासी समीकरण में कई दिग्गजों के सामने राजनीतिक संकट गहरा गया है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में दशकों से सियासी धुरी बने रहे कादर राणा से लेकर इमरान मसूद, हाजी याकूब कुरैशी और गुड्डू पंडित जैसे दिग्गज नेताओं को अभी तक किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला है। टिकट पाने के लिए इन नेताओं का दल बदलने का दावा भी काम नहीं आया। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले पूर्व सांसद कादर राणा पिछले 3 दशकों में सभासद से सांसद तक का सियासी सफर तय किया है। एसपी से एमएलसी, आरएलडी से विधायक और बीएसपी से सांसद रह चुके कादर राणा ने मुस्लिम समीकरण के दम पर कई बार जीत हासिल की, लेकिन इस बार के चुनाव में राणा का हाथी से उतरकर साइकिल की सवारी करने का दांव सफल नहीं रहा। एसपी आरएलडी गठबंधन ने पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कादर राणा को किसी भी सीट से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। सहारनपुर के दिग्गज नेता और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद के सामने भी सियासी संकट गहरा गया है। कांग्रेस छोड़कर इमरान मसूद भी समाजवादी साइकिल पर सवार हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ना तो उन्हें टिकट दिया और ना ही उनके साथ पार्टी में आए देहात सीट से विधायक मसूद अख्तर को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस में रहते हुए इमरान मसूद गांधी परिवार के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। इमरान मसूद पिछले 20 सालों से सहारनपुर जिले में ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी की मुस्लिम सियासत का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बावजूद इसके एसपी ने जिले की किसी भी सीट से उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। अब उनके सामने अपने सियासी भविष्य को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। हाजी याकूब कुरैशी मेरठ की सियासत के बड़े धुरंधर माने जाते हैं, लेकिन बदलते वक्त ने आज उन्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां वो खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। 2.5 दशक से याकूब कुरैशी चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अपने सियासी रुतबे के दम पर निर्दलीय विधायक होकर भी याकूब कुरैशी मुलायम सिंह सरकार में मंत्री बने। 2017 में विधानसभा चुनाव में याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी दोनों ने बीएसपी के टिकट पर किस्मत आजमाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में याकूब कुरैशी ने मेरठ सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। मिशन 2022 में बीएसपी ने उनके बेटे इमरान कुरैशी को मेरठ दक्षिणी सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनावों के ऐलान से ऐन पहले प्रत्याशी बदल दिया गया।
ऐसे में अब याकूब कुरैशी के सियासी भविष्य के सामने सियासी संकट काफी गहरा गया है। बुलंदशहर के दिग्गज और बाहुबली नेता श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित और उनके भाई मुकेश शर्मा भी अभी तक वोटिंग कैंडिडेट ही बने हुए हैं। बुलंदशहर की डिबाई सीट से 2 बार विधायक रहे गुड्डू पंडित फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल में हैं, लेकिन जयंत बाबू ने अभी तक उन्हें किसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया है। 2019 में गुड्डू पंडित ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मोदी लहर में गुड्डू पंडित की जमानत भी नहीं बच पाई थी। उधर पंजाब में भी टिकट कटने की उड़ती खबरों ने कई राजनीतिक दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है। सीएम चन्नी अपने भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते थे। मनोहर सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस भी किया था। सियासी पंडितों की माने तो चन्नी के भाई का टिकट कटने के पीछे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ बताया जा रहा है। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद अब डॉक्टर मनोहर सिंह ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। फिल्म कागज के फूल का ये गाना इन सिद्धांतों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। टिकट के लिए कपड़ों की तरह दल बदलने वाले ये नेता आज ना इधर के रहे हैं ना उधर के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत आज कैमरों के सामने रो पड़े हैं। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को बाहर कर रास्ता दिखा दिया तो आंखों में आंसू आ गए। मैं सरफराज सैफी, चुनाव के ऐलान के बाद हरक सिंह रावत की सियासत के मायने आपको समझाऊंगा। मैं आपको हरक सिंह रावत की आंखों में छलके आंसुओं के मायने भी समझाऊंगा। कभी कांग्रेस से बगावत कर हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो गए थे, और वो फिर कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। मैं सरफराज सैफी उत्तराखंड के दिग्गजों से यह पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस में पूरे होंगे हरक सिंह रावत के सपने? सवाल बड़ा है। फिलहाल आप ये समझिए कि हरक सिंह रावत के आंसू अब उत्तराखंड में किसे रुलाएंगे। क्या से क्या हो गया। बॉलीवुड फिल्म गाइड के गाने के ये बोल अब हरक सिंह रावत गुनगुना रहे हैं। सोच रहे होंगे कि उनके गुड बाय कहने से पहले ही बीजेपी ने उनके साथ बड़ा खेल खेल दिया। एक झटके में ही आधी रात को बीजेपी ने बाहर कर दिया, जिसके बाद हरक सिंह आंसुओं में डूब गए। दर्द इतना गहरा था कि हरक सिंह रावत कई बार आंसू पोंछते नजर आए। 3 हफ्ते पहले हरक सिंह रावत ने बगावती तेवर दिखाते हुए धामी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तब बीजेपी ने उन्हें मना लिया था, जिसकी गवाही सीएम धामी और हरक सिंह रावत के हंसी ठहाकों वाली तस्वीर ने दी थी। और अब जब बीजेपी ने हरक सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो वो रोने लगे। वैसे सियासत में आंसू का अहम योगदान होता है। इसकी टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण होती है। चुनाव के वक्त इसकी मार को अचूक माना जाता है, लेकिन हरक सिंह रावत के आंसुओं में कितना दम है वो तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। इन सब के बीच हरक सिंह रावत को खुली चुनौती दे रहे हैं। अरे मैं कहाँ पराया होने वाला हूँ? मैं तो पराया थोड़ी, मैं उत्तराखंड का हूँ। बीजेपी पराया हो गया अब उत्तराखंड से। मैं आज बता रहा हूँ, ये हरक सिंह को नहीं पराया किया उन्होंने, उत्तराखंड से भाजपा को पराया कर दिया है। मैं तो रहूँगा, मैं तो वही हूँ, मैं तो वहीं उत्तराखंड के लिए मरूंगा खपूंगा। मेरी सांसें तो वहीं जाएंगी, उस देवभूमि में। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे जिंदगी में, बहुत मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए, बहुत लोग मुझे गिराने। देखिए, मैं ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, जानबूझ के लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। इनसे गलती हो गई, इन्होंने सोचा सोशल मीडिया में चला, इन्होंने सोचा सचमुच मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, और इन्होंने आनंद फानंद में ये निर्णय लिया। अब क्या बोलेंगे? कुछ तो बोलेंगे ना। अपनी गलती को अपनी जो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, 10 तारीख की मार्च को रिजल्ट खुलेगा, तब इनको एहसास होगा इनसे कितनी बड़ी गलती हुई।
हरक सिंह जहां बीजेपी को खूब कोस रहे हैं, तो उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के फैसले को सही ठहरा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आखिर हरक सिंह रावत की पार्टी से छुट्टी क्यों की गई। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी हरक सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। कुछ लोग वोटों की जागीरदारी को जो है वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं, लेकिन हम विकास में सर्व समाज की भागीदारी हो, सभी की भागीदारी हो, इसको लेकर के हम शुरू से काम करते रहे और भारतीय जनता पार्टी इसी विकास के रास्ते से देश को आगे बढ़ा रही है। हरक सिंह रावत के लिए पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। वो मौका परस्ती के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। 6 साल पहले भी ऐसा ही किया था, जब उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी। हरक सिंह उनसे नाराज चल रहे थे। आधी रात को विजय बहुगुणा और अन्य 8 विधायकों के साथ वे बीजेपी के नेताओं से मिले और फिर बीजेपी विधायकों के साथ बस में बैठकर आधी रात को राज्यपाल से मिले। ये भी संयोग ही है कि तब भी उन्होंने आधी रात को ही कांग्रेस छोड़ी थी और इस बार भी 6 साल पुरानी दास्तां दोहराई है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत कभी गहरे दोस्त थे। सीएम की कुर्सी की महत्वाकांक्षा ने इस दोस्ती में ऐसी दरार डाली कि दोस्त अलग हो गया। अब ठीक 6 साल बाद हरक पुराने दोस्तों के साथ खड़े दिख रहे हैं। हर एक सरकार में मलाई खाने वाले हरक सिंह को आखिर बीजेपी ने क्यों बाहर का रास्ता दिखाया? तो इसके पीछे उनकी अति महत्वाकांक्षा का एंगल सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक हरक सिंह रावत ने 3 सीट की डिमांड की थी। 1 सीट अपनी पुत्रवधू के लिए भी मांगी थी। बहू के लिए रावत लैंसडाउन की सीट चाहते थे। पार्टी हरक सिंह रावत को मनचाही सीट देने को तैयार थी, पर रिश्तेदारों को टिकट देने से मना कर दिया। उत्तराखंड के सियासी समर में पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ हरक सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया, तो उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्या ने हाथ का साथ छोड़ दिया। चुनावों से ऐन पहले सरिता आर्या का बीजेपी में आना बड़ा सियासी उलटफेर माना जा रहा है। सरिता आर्या का सियासी कद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि सरिता आर्या की मौजूदगी के कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है, पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, तो मैंने आप ही लोगों के माध्यम से ये बातें पहुंचाई भी थी, लेकिन हम लोगों को इग्नोर की 20%, मैंने कहा 40% नहीं तो 20% टिकट दीजिए महिलाओं को। मैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाई, मैं अपनी महिलाओं से माफी भी चाहती हूँ। कांग्रेस ने देखिए, कांग्रेस ने मुझे टिकट भी दिया, सम्मान भी दिया, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरी भावनाओं को सुना और आप ही लोगों के माध्यम से, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगी। हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद सर्दी के मौसम में भी पहाड़ का सियासी तापमान चढ़ गया है, क्योंकि देवभूमि में 14 फरवरी को मतदान होना है और इसके पहले ही बीजेपी ने हरक सिंह पर हंटर चला दिया है। और तो और देवभूमि में नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों को भी ख्याल कीजिए।